हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। साथियों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक नए वीडियो और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं। ये जो ऑफिशियल अपडेट हम आप सभी लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है और आज हम इसमें जो बात करने वाले हैं वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मीन्स की राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत होते हैं या फिर तत्व का है, उसी के एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि किस नेचर के क्वेश्चन हमारे अपकमिंग एग्जामिनेशन में हमसे पूछे जा सकते हैं। उन्हीं सभी क्वेश्चंस को मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूं और एक एक करके हम यहाँ पे इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में। ये क्या होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमको कहां पे प्रोवाइड कर रखा है, साथ ही साथ किस आर्टिकल से लेकर के किस आर्टिकल के बीच में ये हमको देखने के लिए मिलता है। तो थोड़ी सी बेसिक जानकारी हम इसकी भी रखना चाहेंगे। अगर हम बात कहें इसके बारे में, अगर हम बात करना चाहें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, तो सबसे तो पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन के पास जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास बहुत सारे पार्ट्स दिए गए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। इसी तरह से एक हमारे पास आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमको देखने के लिए मिलता है, डीपीएसपी हमको देखने के लिए मिलता है। अब ये किस आर्टिकल से लेकर के किस आर्टिकल के बीच में मिलता है, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए हमें। तो अगर हम आर्टिकल्स की बात करते हैं कि किस आर्टिकल से लेकर के किस आर्टिकल तक, तो आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के आर्टिकल नंबर 51 के बीच में ये हमको देखने के लिए मिलता है। और इसी से रिलेटेड जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि हमारे एग्जामिनेशन में बार बार हमसे पूछे जाते हैं, उन्हीं सभी को हम यहाँ पे एक एक करके सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस में कि क्वेश्चन किस नेचर के आपके जुडिशरी के एग्जामिनेशन में, आपके एपीओ के एग्जामिनेशन में, साथ ही साथ आपके एलएलबी या एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन में किस नेचर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर एम्ड एट। अगर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल के एम के बारे में बात करें कि इसका एम क्या होता है, तो इसका एम बहुत ही साधारण होता है। एम ये साधारण होता है कि सरकार, जो हमारी राज्य है, जो हमारी सरकार है, जब जब कोई भी कदम उठाएगा तो किसका ध्यान रखेगा? तो हमारे फंडामेंटल राइट्स का भी ध्यान रखेगा और हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज का भी ध्यान रखेगा। जब जब सरकार के पास जितने भी संसाधन होंगे, उन सभी संसाधनों को क्या करेगा? आम जनता तक पहुंचाने का काम करेगा। और किसके माध्यम से पहुंचाने का काम करेगा? तो इसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के माध्यम से चीजों को पहुंचाने का काम करेगा। जैसे हम देखते हैं, राइज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन की बात की जाती है कि आप देखते होंगे कि राशन बंटता है, तो ये क्या करने के लिए बांटा जाता है? क्यों सरकार बेवकूफ है कि ये बांट रही है? नहीं, वो डीपीएसपी को फुलफिल कर रही है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को फुलफिल कर रही है और उसी के अकॉर्डिंग्स में वो क्या करने का काम करती है? वो बांटने का काम करती है। साथ ही साथ हम लोग फ्री लीगल एड की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, तो इन तमाम चीजों की बात करते हैं। फिर हम बात करते हैं पंचायती राज सिस्टम्स की। तो इन सभी चीजों को फुलफिल करने के लिए हमारे पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज दे रखा है। जो क्वेश्चन आज का हमारा पूछ रखा है, ये क्वेश्चन सिंपल सा है क्वेश्चन, लेकिन आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर एम्ड टू, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का क्या एम होना चाहिए, क्या लक्ष्य होना चाहिए, इसी लक्ष्य के बारे में हमें देखना है। कर है सिक्योरिंग पॉलिटिकल फ्रीडम। क्या यह लक्ष्य है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज का? तो ये तो बिल्कुल भी लक्ष्य नहीं है कि क्या हमें पॉलिटिकल फ्रीडम्स को अचीव करना है हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज का जो एम है, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको आपने यहां से एलिमिनेट कर दिया। सेकेंड ऑप्शन को देखते हैं कि सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या कर रहा है सिक्योरिंग सोशल एंड इकोनॉमिक फ्रीडम बाय एप्रोप्रिएट एक्शंस की बात कर रहा है। अब ये जो ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये जो क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर एम्ड एट, ये किस चीज के बारे में एम रखता है? क्या एम इसका है, क्या इसका इंटेंशन है? तो इसका यही इंटेंशन है, सिक्योर करना। किसको सिक्योर करना? सोशल एंड इकोनॉमिक फ्रीडम्स को सिक्योर करने के लिए। ये क्या
हमारे पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज प्रोवाइड किया गया है। हमारा जो करेक्ट आंसर यहाँ पे मार्क किया जाएगा साथियों, ये बी वाला ही करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। साथ ही साथ अभी हमको खुश होने की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास दो ऑप्शंस और हैं, हम उन दोनों ऑप्शंस को भी रीड करेंगे। कह रहा है एग्जीक्यूटिव सुप्रीमेसी की बात कर रहा है, तो ये भी यहां से इसको भी हम एलिमिनेट करेंगे। फिर जुडिशियल सुप्रीमेसी की बात कर रहा है, इसको भी हम यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे। तो आपको एक क्वेश्चन से पूरा का पूरा डिटेल इसका एनालिसिस करने का मौका मिला कि जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ये क्या एम रखता है, किस चीज को ये सिक्योर करना चाहता है। तो ये सिक्योर किस चीज को करना चाहता है, तो सोशल एंड इकोनॉमिक फ्रीडम्स को ये क्या करना चाहता है, ये सिक्योर करने की बात करता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड में जब हम आते हैं तो यहां पे हमें और चीजें देखने के लिए मिलती है। एक मिनट देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर हम बात करते हैं, कह रहा है कि वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज, फिर उसी नेचर के क्वेश्चन को हमसे यहां पे पूछने का काम किया गया है। क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें पूरा का पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हमें बस इतना है जो इसका की पॉइंट है। की पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा है। किसके ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज की ऑब्जेक्टिव के बारे में पूछ रहा है कि इसका क्या ऑब्जेक्ट है, हमें ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए। क्यों डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को इतना महत्व दिया गया है कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 4 में रखने का काम किया गया है। आपको एक बात और मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक पार्ट 3 है, थोड़ा सा उसको भी देख लीजिए। एक हमारे पास पार्ट 3 है जिसमें हम लोग फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करते हैं, और एक जो ये हमारा पढ़ रहे हैं ये पार्ट 4 है। ये पार्ट 4 है, ये DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। तो इसमें क्या अंतर है पार्ट 3 में और पार्ट 4 में। पार्ट 3 की अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए डायरेक्ट हम लोग कहां जा सकते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या फिर हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। आप कहेंगे ये तो बड़ा अच्छा है भाई कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का कोई भी वायलेशन कर रहा है तो हमारे पास 5 प्रकार के रिट्स हैं, उन 5 प्रकार में से किसी भी रिट का हम इस्तेमाल करके डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट भी हम जा सकते हैं। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 32 के अकॉर्डिंग जा सकते हैं, और हाई कोर्ट की बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 226 के अकॉर्डिंग हम जा सकते हैं। कब, जब कोई हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट करता है तब। लेकिन अगर हम यहीं पे बात करते हैं, DPSP की बात करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज की बात करते हैं, तो क्या अगर मेरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कोई वायलेट कर रहा है तो क्या हम उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो यहां पे सवाल आएगा, आपका आंसर आएगा नो, आप वहां पे नहीं जा सकते हैं। इसको पॉजिटिव कहा गया है और इसको निगेटिव कहा गया है, क्योंकि राज्य के पास भाई जितने संसाधन रहेंगे उतने ही संसाधन को वो क्या करेगा, उतने ही संसाधन में आपको देने का काम करेगा। आप ये नहीं कह सकते हैं, आप इसके लिए कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकते हैं कि साहब इन्होंने तो काम ही नहीं किया, इन्होंने तो इस प्रकार से किया ही नहीं, हमको किसी भी प्रकार की कोई सुविधा ये प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहे हैं। सरकार कहेगा कि हमारे पास इस लेवल के संसाधन नहीं है तो हम कहां से इनको करें। ये सारी बातें हमारा यहां पे हमको देखने के लिए मिल रहा है। सरकार के पास जितनी जॉब अपॉर्चुनिटी रहती है, जितनी वैकेंसीज रहती है, उतने ही नंबर ऑफ सीट्स निकालती है। पता चले कि हमारे पास 10 लाख युवा बेरोजगार हैं, वो भी कहें कि नहीं 10 लाख सीट निकालना चाहिए, तो सरकार कहेगी भाई साहब हम 10 लाख कहां से निकालेंगे, हमारे पास देने के लिए नौकरी ही नहीं है, कहां से हम 10 लाख सीट की वैकेंसी निकालेंगे। तो जितने इसके पास संसाधन रहेंगे उतना ही ये निकालने का काम करेगा हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यहां पे इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में बात किया जा रहा था कि इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि हमें इसके ऑब्जेक्टिव को भी जानना जरूरी है। अब इसके ऑब्जेक्टिव को अगर हम यहाँ पे रीड आउट करें और इसके एक एक ऑप्शंस को हम यहाँ पे पढ़ने का काम करें तो हमें एक चीज देखने के लिए मिलेगा कि क्या इसका लक्ष्य रखा गया है, क्या ये अचीव करना चाहता है, किस लिए इसको पार्ट 4 में रखा गया है। पार्ट 4 में रखने का मतलब ये है कि भाई कुछ ना कुछ जरूरी चीज है, इसीलिए इसको पहले रखने का काम किया गया है। कर रहा है टोटल प्रोहिबिशंस की बात कर रहा है, ये तो पहले ही खत्म कर दिया जाएगा क्योंकि टोटल प्रोहिबिशन की बात कर रहा है। इसका ऑब्जेक्टिव ये थोड़े नहीं है कि उसको किसी भी चीज को प्रोहिबिट कर दे, किसी भी चीज को मना कर दे। मना करने का इसका उद्देश्य तो बिल्कुल भी नहीं है। सेकेंड ऑप्शन की बात कर रहे हैं बी वाले में, कर रहा है प्रिवेंशन ऑफ काउ स्लॉटर, ये तो यहाँ पे बिल्कुल भी
नहीं होगा कि यहाँ पे प्रिवेंशन की बात कर रहा है, और वो भी किस नेचर के प्रिवेंशन की बात कर रहा है, जो काउ स्लॉटरिंग होती है, जो काउ को काटा जाता है उसकी बात कर रहा है, तो ये भी यहाँ पे नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन को पढ़ते हैं, प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल एंड सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये चीज है, इस चीज को हमें देखने की आवश्यकता है, और यही यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर भी मार्क किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है इंप्रूवमेंट करना। किस चीज का इंप्रूवमेंट करना, तो इन्वायरमेंट का इंप्रूवमेंट करना, सेफ गार्डिंग्स प्रोवाइड करना जंगल्स को, और जो हमारे जंगली जीव हैं, जो वाइल्ड लाइफ हैं, उनको भी प्रोटेक्ट करना हमारा काम है। किसके माध्यम से काम है, तो ये सारा का सारा काम हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से है। नेक्स्ट हमारे पास एक और ऑप्शन बच रहा है, प्रिवेंशन एंड गैम्बलिंग एंड लॉटरीज, ये भी हमारा यहाँ पे नहीं होगा। तो जो हमारा एप्रोप्रिएट आंसर होगा, जो हमारा डीपीएसपी कह रहा है, उसी के अकॉर्डेंस में हम यहाँ पे रन करने का काम करेंगे, उसी के अकॉर्डेंस में हम यहाँ पे काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। अब ये क्या कहता है, इसको थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे। ये कह रहा है, इफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज इन्फ्रिंज्ड। अभी मैंने आप सभी लोगों से बताया है एक फंडामेंटल राइट्स के बारे में और एक डीपीएसपी के बारे में। फंडामेंटल राइट का अगर हमारा कोई भी इंप्रिजमेंट करता है, कोई भी उसको कर्टेल करता है, कोई भी रिस्ट्रिक्ट करता है, तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट हम जा सकते हैं, वहां पे अर्जी लगा सकते हैं कि साहब हमारे साथ इनके द्वारा इस प्रकार का परेशान हमको किया जा रहा है, उसके लिए आप निवारण बताएं। ये किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को इन्फ्रिंज कर रहा है, उसके लिए हम कहां जाएंगे, उसके लिए क्या रेमेडी हमको प्रोवाइड करके रखा है कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा, तो इसके बारे में भी हम देखने का काम करेंगे। मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि ये क्या है, ये निगेटिव है, इसमें किसी भी प्रकार का रेमेडी हमको नहीं प्रोवाइड किया जा सकता है, क्योंकि सरकार खुद कहेगी कि भाई हमारे पास बेरोजगार हैं, अब हम क्या कर सकते हैं, बेरोजगार हैं, हमारे पास रोजगार देने के लिए वैकेंसी ही नहीं है, तो मैं कहां से रोजगार सबको दे सकता हूं। अब इसके लिए हम कोर्ट में तो जाके धरना नहीं दे सकते हैं। कई सालों से हमारा जुडिशरी का जो वैकेंसी होती है, जुडिशरी की वैकेंसी नहीं आती है, 4-4 साल पे एक बार आ रही है, तो हम क्या, हम हर बार कहें कि नहीं हमें तुम दो, नहीं दोगे तो हम जाएंगे सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाकर के चैलेंज करेंगे, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या रेमेडी प्रोवाइड किया जा रहा है, इसको हमें देखने की आवश्यकता है। ऑप्शन फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं, देयर इज रेमेडी इन द कोर्ट, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि रेमेडी किसके लिए है। तो रेमेडी की अगर हम बात करते हैं तो पार्ट 3 के लिए है रेमेडी, जिसको कि हम लोग फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। लेकिन इसके लिए यहाँ पे ये ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे ये ऑप्शन एलिमिनेट होगा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी रेमेडी हमको प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी के पास जाते हैं। बी क्या कर रहा है, देयर इज नो रेमेडी बाय द जुडिशियल प्रोसीडिंग, यही हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। इसलिए होगा क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली आप लोगों से चिल्ला चिल्ला करके बता रहा हूं कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी रेमेडी कोर्ट ऑफ लॉ में हमें नहीं मिलने वाला है। ये निगेटिव अप्रोचेस का होता है। हम कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर के क्या कहेंगे कि साहब उत्तर प्रदेश जो गवर्नमेंट है ये वैकेंसी नहीं निकाल रही है, तो वो कहेगा कि भाई उसके पास नहीं जरूरत है जजों की, उसको एपीओ की नहीं जरूरत है, तो कहां से निकालेगी। इसके लिए हम कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज जाकर के नहीं कर सकते हैं। तो जो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ये बी वाला ही करेक्ट आंसर होगा। सी ऑप्शंस को भी हम पढ़ेंगे। देयर इज द रेमेडी इन लोक अदालत, लोक अदालत में कहां से इसकी रेमेडी हो जाएगी, ये भी इसी का पार्ट है। देयर इज रेमेडी इन द कोर्ट ऑफ द स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये भी ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। तो जितना बेहतर हम एलिमिनेशन करेंगे उतना ही बेहतर हम आंसर की मार्किंग भी करने वाले हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पे पता चल गया क्वेश्चन नंबर 3 तक आते आते। क्वेश्चन नंबर 4 के पास जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इसको भी जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। इस क्वेश्चन को अगर हम पढ़ते हैं तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव बीन बारोड फ्रॉम। साथियों आप सभी लोगों को पता है कि जो भी चीजों को हम लोगों ने अडॉप्ट किया है, हर एक देश के संविधान से हम लोगों ने उनकी अच्छी अच्छी चीजों को अडॉप्ट करने का काम किया है। जो उनका अच्छा कंटेंट था, जो उनकी अच्छी पॉलिसीज थी, उन सभी पॉलिसीज को हम लोगों ने अडॉप्ट करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखने का काम किया है। ये तो आप सभी लोगों को पता है।
काफी लोगों के द्वारा कहा भी ये भी गया है कि जो भारत का संविधान है ये उधार का थैला है, क्योंकि हम लोगों ने पूरे के पूरे लोगों का कहना है कि हम लोगों ने पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को कॉपी पेस्ट करने का काम किया है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। हमने उसी चीज को लेने का काम किया है, जो चीज वहां पे बेहतर था उसको और बेहतर करके हम लोगों ने अपने देश में इसको इस्तेमाल करने का काम किया है, इसको अपने देश में लेने का काम किया है। तो यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये डीपीएसपी जो है, ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इसको किस देश से हम लोगों ने अडॉप्ट करने का काम किया है। तो ये यूएसएसआर से नहीं लिया गया है, ये आयरलैंड से लिया हुआ है, ये यूनाइटेड स्टेट से भी नहीं लिया गया, ये कनाडा के संविधान से भी नहीं लिया गया है। तो इस नेचर के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बार बार आपसे पूछे जाते हैं कि ये जो डीपीएसपी है ये कहां से लिया गया है। तो ये आयरलैंड से हम लोगों ने इसको अडॉप्ट करने का काम किया है। वहां पे पहले से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मौजूद था, तो हम लोगों ने भी सोचा कि क्यों ना हमारे देश में भी इस प्रकार की कोई नीति होनी चाहिए। तो हमको अच्छा लगा, हमारे देश के लिए रेलिवेंट था, तो हमने उसको लेने का यहाँ पे काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे क्या कह रहा है, हम हर एक क्वेश्चन को गहराई से पढ़ने का काम करेंगे और समझने का भी काम करेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है द ऑब्जेक्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एम्ड एट। इसका एम क्या है। अगर हम बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज का, तो इसके ऑब्जेक्ट की फिर बात करने लगा कि क्या इसका ऑब्जेक्ट है, इसका उद्देश्य क्या है। हमें इसके उद्देश्य को जानना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम इसके उद्देश्य को नहीं जानेंगे तब तक हम टर टर करते रहेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अरे ये होता क्या है, ये क्या लेकर के आता है, किसके बारे में बात करता है। तो मैंने ऑलरेडी आप सभी लोगों को क्लास स्टार्ट होने से पहले ही बता दिया था कि ये क्या कहता है, ये वेलफेयर स्टेट की कामना करता है। आप कहेंगे कि ये वेलफेयर स्टेट क्या होता है, तो मैं तभी से यही समझाने का आपको काम कर रहा हूं कि वेलफेयर स्टेट क्या होता है। वेलफेयर का मतलब होता है कि राज्य जो है, जो भी हमारा स्टेट है, अपने जो भी उसके राज्य में लोग रह रहे हैं उनके बढ़ोतरी के बारे में वो सोचने का काम करेगा, उनको बढ़ाने का काम करेगा, उनके अपलिफ्टमेंट का काम करेगा, उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करेगा, इन सभी चीजों को प्रोवाइड करने का काम करेगा। उनके पास पंचायती राज का सिस्टम भी देगा, जो कि हम गांधीयन प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल नंबर 40 को हम पढ़ेंगे तो वहां पे पूरा का पूरा हमको पंचायती राज सिस्टम देखने के लिए मिलेगा। इन तमाम चीजों को, ये क्या है, ये सभी के सभी हमारे ऑब्जेक्ट हैं। कहां पे ये हमको देखने के लिए मिलते हैं, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के अंदर। अब हम इसके ऑप्शंस को देखेंगे और देखेंगे कि क्या यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और इस नेचर के क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में आते हैं तो हम उस क्वेश्चंस को किस तरह से हम टैकल करने का काम करेंगे। कह रहा है कि एम्बॉडीमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द वेलफेयर स्टेट। सबसे पहला जो ऑप्शन इसका दे रखा है वही दे रखा है वेलफेयर स्टेट्स के बारे में। कह रहा है कि एक कल्याणकारी राज्य का होना बेहद जरूरी है। जब जब हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, एक कल्याणकारी राज्य की बात की जा रही है। मींस कि ऐसा राज्य होना चाहिए जो कि जनता के कल्याण के बारे में सोचने का काम करती हो, जो कि जनता के कल्याण को ध्यान में रखती हो, ऐसा राज्य हमारा होना चाहिए। जो भी चीजें राज्य के पास होगी उन सभी चीजों को क्या करेगी, जनता के बीच में बराबर के हिस्से में प्रोवाइड करने का काम करेगी। इसका मतलब हो गया कि हाँ, ये जो राज्य है वे वेलफेयर स्टेट है, वो राज्य के कल्याण को करना चाहती है। सेकेंड ऑप्शन दे रहा है, यही इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे अभी तक मार्क किया जाएगा। सेकेंड ऑप्शन कर रहा है सुपरमेसी ऑफ एग्जीक्यूटिव। ये हो नहीं सकता है, क्योंकि हम डीपीएसपी पढ़ रहे हैं, डीपीएसपी में सुपरमेसी ऑफ एग्जीक्यूटिव यहां पे हो नहीं सकता है। नेक्स्ट इसके ऑप्शंस को देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। कह रहा है एम्बॉडीमेंट ऑफ मल्टीफेरस कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। ये भी यहां पे नहीं होगा। पार्लियामेंट इज सुप्रीम बॉडी अनआंसरेबल टू एनी अथॉरिटी, ये भी यहां पे नहीं होगा। तो जो मैंने फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने रखने का काम किया है वही इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर, ये क्या होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? सिंपल 4 वर्ड लिख करके DPSP 4 वर्ड लिख करके आपके सामने एक बहुत भारी भरकम क्वेश्चन यहाँ पे बना दिया जा रहा है और उसी के अकॉर्डेंस में आपके पास ऑप्शंस भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जितना बेहतर तरीके से आप ऑप्शंस को एनालिसिस करेंगे उतना ही बेहतर तरीके से आपका आंसर करेक्ट होने वाला है। पहला ऑप्शन कह रहा है यूनिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है क्या एक यूनिक फीचर है हमारे भारत के संविधान में? तो नहीं, ऐसा तो नहीं है कि एक बहुत ही बेहतर बहुत ही यूनिक फीचर हम लोगों ने डालने का काम किया है अपने भारत के संविधान के, वो भी पार्ट नंबर 4 में। तो ऐसा ये नहीं है, तो यहां से ये इसको हम लोगों ने एलिमिनेट कर दिया। एक्चुअल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है? तो साथियों ये एक्चुअल फीचर होता है, एक्चुअल फीचर होता है हमारे भारत के संविधान का। यही जो हमारा ऑप्शन होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। ऑप्शन नंबर अगर हम सी की बात करते हैं, नॉट अ नोबल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पहले ही निगेटिव टर्मिनोलॉजी लगा दिया, ये ऑप्शन यहाँ पे खत्म हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, यूजलेस फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या डीपीएसपी यूजलेस फीचर होता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का? ये तो बिल्कुल ही खराब है। तो जितना बेहतर तरीके से आप एलिमिनेशन करेंगे उतना ही बेहतर तरीके से आप आंसर की मार्किंग भी करेंगे। तो जो क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन के ही अकॉर्डेंस में हमने यहाँ पे आंसर की भी मार्किंग करने का काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में? कहा जा रहा है द टर्म स्टेट, स्टेट राज्य की बात कर रहा है। साथियों जब जब हम स्टेट्स की बात करते हैं तो स्टेट का मतलब होता है पूरे देश की बात कर रहे हैं, ये नहीं कि हम राज्य की बात कर रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश राज्य हो गया, मध्य प्रदेश राज्य हो गया, बिहार राज्य हो गया, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। द टर्म स्टेट इन कनेक्शन विथ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात कर रहा है। ये जो टर्म हमको स्टेट्स यहां पर दे रहा है ये किसके कनेक्शन में है? कनेक्शन विथ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। किस तरह से ये कनेक्टेड है डायरेक्टिव प्रिंसिपल से? जो स्टेट टर्मिनोलॉजीज की हम बात कर रहे हैं ये किस तरह से कनेक्टेड है डायरेक्टिव प्रिंसिपल से? तो अब हम इसको देखने का काम करेंगे, इसके ऑप्शंस को देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में ऑप्शंस क्या प्रोवाइड कर रहा है। ऑप्शन ए की बात करते हैं, हैज अ मीनिंगफुल गिवन टू इन द रेफरेंस ऑफ द फंडामेंटल राइट। क्या इसको रेफरेंस में दिया गया है, फंडामेंटल राइट्स के रेफरेंस में प्रोवाइड किया गया है? ऐसा तो कुछ है नहीं, तो ये ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग है। क्योंकि अगर जब जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट जो होता है हमारा जस्टिफिएबल नेचर का होता है। अगर उसका कोई कर्टेल कर रहा है, उसको कोई वायलेट कर रहा है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अगर यहीं पे स्टेट के द्वारा डीपीएसपी का कर्टेल किया जा रहा है तो क्या हम किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं जा सकते हैं, बिल्कुल नहीं जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। यही बात आपको बताना होगा। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं, मींस ओनली यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स की बात कर रहा है। क्या इसका क्या मतलब होगा कि ओनली, क्वेश्चन को देखिए और क्वेश्चन के अकॉर्डेंस में ही आंसर आपको मार्क करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे यूनियन एंड स्टेट्स की बात कर रहा है, ये भी यहाँ पे नहीं होगा। मींस ऑल 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट की बात कर रहा है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी की बात कर रहा है, इन तीनों की बात कर रहा है। स्टेट मींस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज की, तो इसमें ये तीनों लोग भी नहीं आ रहे हैं। मींस द सेम थिंग एज इन कनेक्शन विथ द फंडामेंटल राइट्स, यही इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा, डी वाला। अब आप कहेंगे कि क्यों ये मार्क किया जा रहा है, तो इसके पीछे कारण ये है, मींस द सेम थिंग एज इन द कनेक्शन विद द फंडामेंटल राइट। ये क्या कर रहा है? ये कनेक्शन के साथ काम कर रहा है। किसके कनेक्शन के साथ काम कर रहा है? तो जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज है वो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स के कनेक्शन के साथ मिलकर के काम करने का काम करता है, इसीलिए यहाँ पे ये ऑप्शंस मार्क किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर का मतलब क्या होता है? किसको हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के नाम से जानते हैं? क्या होता है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स? इसको हमें जानने की आवश्यकता है। कह रहा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर
अगर हम इसकी बात करते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर का मतलब क्या होता है, जस्टिफिएबल एज फंडामेंटल राइट्स। आप सभी लोगों को पता है कि मैं बार बार कह रहा हूं कि जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होता है साथियों ये बिल्कुल जस्टिफिएबल नेचर का नहीं होता है, लेकिन पहले ही ऑप्शंस में यहां पे हमको शो कर रहा है कि जस्टिफिएबल एज फंडामेंटल राइट। जैसे ये हमको देखने के लिए मिल रहा है वैसे ही हम यहाँ पे क्रॉस लगा दे रहे हैं। भैया ये कहाँ पे जस्टिफिएबल होता है, हम कहाँ इसका वायलेट होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट हम भाग करके जाते हैं, नहीं भाग करके जाते हैं। तो इसीलिए कह रहा है कि जस्टिफिएबल एज फंडामेंटल राइट, तो ये बिल्कुल इस प्रकार का नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी की अगर हम बात करते हैं तो बी क्या कह रहा है, कह रहा है जस्टिफिएबल बट नॉट एज फंडामेंटल राइट। यहां पे भी कहने का काम कर रहा है कि जस्टिफिएबल तो होता है लेकिन नॉट एज अ फंडामेंटल राइट, बिल्कुल जस्टिफिएबल ही नहीं होता है तो क्या नॉट एज फंडामेंटल राइट होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जब ये जस्टिफिएबल नेचर का है ही नहीं है, मैं शुरुआत से ही चिल्ला चिल्ला के आप लोगों को बता रहा हूं ये जस्टिफिएबल नेचर का नहीं है, तो फिर ये कैसे फंडामेंटल राइट की तरह जस्टिफिएबल हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। इसको भी इलिमिनेट आप करिए। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास बच रहा है, कह रहा है डेकोरेटिव पोर्शंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये डेकोरेटिव पोर्शंस की बात कर रहा है, कह रहा है इसको सजाने संवारने के लिए यहाँ पे रखा गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को। हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है नॉट जस्टिफिएबल। जैसे ही हमारे पास ये दिखा कि नॉट जस्टिफिएबल, ये हमारा ऑप्शन वैसे ही करेक्ट हो गया। नॉट जस्टिफिएबल एट फंडामेंटल राइट इन गवर्नमेंट्स ऑफ द कंट्री की बात कर रहा है। भाई जो हम डीपीएसपी की बात कर रहे हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज की बात कर रहे हैं, ये किसी भी प्रकार से जस्टिफिएबल नहीं होता है। अब इसके लिए भाग करके सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में नहीं जाते हैं, क्योंकि इसके लिए हमारे पास कोई रेमेडी नहीं होता है। ये हमको यहाँ पे समझना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे क्या कह रहा है। अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए इसके ऑप्शन, पहले क्वेश्चन को हम रीड आउट करते हैं। द स्टेट शैल मेक प्रोविजंस फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड फॉर मैटरनिटी रिलीफ की बात करता है। ये क्या होता है, क्या ये चीजें भी हमको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के अंतर्गत देखने के लिए मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं? तो बिल्कुल मिलती हैं, इसको भी हमें जानने की आवश्यकता है। कहा जा रहा है द एबव इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ये बात बिल्कुल सही कहा जा रहा है कि किसकी बात कर रहा है, प्रोविजंस फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस। इसी के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज बनाया गया है। किसके लिए? जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस को ध्यान में रखा जाएगा। जो लोग गरीब हैं उनको रोजगार दिया जाएगा। नरेगा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। सरकार बेवकूफ थोड़े नहीं है कि नरेगा जैसे रोजगार देती है। नरेगा का नाम सुना होगा, मनरेगा का नाम सुना होगा। सरकार कहती है कि आप अगर स्टेट में रह रहे हैं, अगर आपके पास काम नहीं है तो मैं गारंटी देता हूं कि 100 दिन का काम मैं दूंगा और उसका पैसा भी मैं ही दूंगा। इसीलिए क्या करने के लिए? ह्यूमन कंडीशंस को रेज करने के लिए। आप लोग देखते होंगे कि राशन की दुकान होती है, कोटा का दुकान होता है, वहां पे फ्री में राशन बांटा जा रहा है। किस लिए बांटा जा रहा है? सरकार बेवकूफ थोड़े नहीं है कि बांट रही है, कहीं ना कहीं इस वेलफेयर स्टेट को देखती है और इसी वेलफेयर स्टेट को देखते हुए वहां पे क्या किया जा रहा है? राशन को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। ह्यूमन कंडीशंस को, कि कोई व्यक्ति भूखा न मरे, इसीलिए इन सभी चीजों को सिक्योर करने के लिए सारी चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, द एबव इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। जो भी यहाँ पे बात की जा रही है ये सभी के सभी क्या है हमारे लिए? ये सभी के सभी हमारे लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है इज अ पार्ट ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? नो, बिल्कुल नहीं है। ये पार्ट कहाँ है? इज अ फंडामेंटल राइट। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को कर रहा है ये फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द स्टेट ये भी नहीं है। यहाँ पे जो 9th नंबर का करेक्ट आंसर आपका होगा और जो मार्क किया जाएगा साथियों, ये ए वाला ही ऑप्शन से यहाँ पे मार्क किया जाएगा, क्योंकि यही इसी के बारे में बताता है। मैटरनिटी रिलीफ जो हमको मिलता है, जो महिलाओं को मैटरनिटी रिलीफ मिलता है, वो इसी के कारण मिलता है, इसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के ही कारण मिलता है, अन्यथा नहीं मिलता। तो इन सभी चीजों को प्रोवाइड करने का काम हमारा डीपीएसपी यहाँ पे
करता है। तो साथियों, आज हम आप सभी लोगों के लिए जितना भी हो सका है उतने क्वेश्चंस मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूं। इसका पार्ट फर्स्ट ये है, पार्ट सेकंड मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आऊंगा और उस पार्ट सेकंड में जो भी पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को एक एक करके मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियोस में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।